नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। अगर आपको दुनिया भर में होने वाले सारे इवेंट्स का क्या इम्पैक्ट आपके फाइनेंसेस पर पड़ता है, ये जानना है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम यही डिस्कस करते हैं। दुनिया भर में होने वाले सारे इवेंट्स, चाहे पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो, अगर आपके इनकम, आपके खर्चे, आपके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज़ को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो ज़रूर डिस्कस होंगे, यहाँ पर उन्हें एनालाइज़ किया जाएगा। तो शुरुआत करूँगा मैं बिना वक़्त बर्बाद करते हुए आज के न्यूज़ एनालिसिस से। एक छोटा-सा ओवरव्यू दूँगा आपको। इन्वेस्टर्स पाइल अप कर रहे हैं डिफेंस स्टॉक्स विथ ऑल गन्स ब्लेज़िंग। डिफेंस स्टॉक्स इस टाइम पे अगर कल ही आप देखोगे 20-20% एक दिन में ऊपर है, एक-एक डिफेंस स्टॉक। तो ऐसा क्या हो गया है, एक बार हम ये जानेंगे। और यूएस का एक मूव है जहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम आ सकता है इंडियंस के लिए, क्योंकि हम देखते हैं हमें रेमिटेंसेस मिलता है बाहर से काफ़ी, तो रेमिटेंसेस पर भी टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं वो लोग। दूसरा इंडेक्स, एक जेन स्ट्रीट बहुत फेमस है इंडिया में, जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लोग हैं वो तो उन्हें जानते ही होंगे। तो वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसकी वजह से मार्केट रेगुलेटर्स को उनकी इंक्वायरी करनी पड़ रही है, तो इसके बारे में जानेंगे। और हम जानेंगे एक शख्स के बारे में जो डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर के क्लासमेट रह चुके हैं, ठीक है? कॉलेजमेट रह चुके हैं और अब काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं उनका नाम इस्तेमाल करके। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल होने वाला है। साइबर वॉरफेयर, गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को यहाँ पे काफ़ी अलर्ट्स दिए हैं, साइंस दिए हैं कि भई बच के रहो, अपने-अपने वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस जो भी हैं इन्हें रैंप अप करो, सिक्योरिटी को बढ़ाओ, क्योंकि काफ़ी अटैक्स हो सकते हैं तुम्हारे ऊपर। अब बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल की। इन्वेस्टर्स यहाँ पे डिफेंस स्टॉक्स पाइल अप कर रहे हैं। डिफेंस इंडिया इन द निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स अगर आप देखोगे तो ये जंप किया है कितना 5.6% फ्राइडे को, टू कैप एट अ रिकॉर्ड ऑफ 17.2% वीकली गेन। एक वीक में 17% बढ़ गया ये। इतना तो स्टॉक्स नहीं बढ़ पाते हैं 17% लार्ज कैप स्टॉक्स अगर आप देख लोगे, जितना अपना डिफेंस का पूरा इंडेक्स ही बढ़ गया है। और ये सबसे बड़ा गेन है सिंस ये लॉन्च हुआ है 2022 में। इंडेक्स जो है अब फ्रेश पीक पर है 8,309 रुपए। अब ये जो रैली आई है यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि एडिशनल 50,000 करोड़ ईयर मार्क किया जा सकता है डिफेंस के लिए सप्लीमेंट्री बजट में इस फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो बूस्ट है इससे डिफेंस एलोकेशन आ जाएगा कितना 7 ट्रिलियन रुपीस पर फॉर एफवाई 25-26। और यहाँ पे यूनियन बजट ने प्रेजेंट किया था कितना डिफेंस टोटल 7.5% का इंक्रीज था, 7.7% का, कि 4.91 ट्रिलियन रुपीस हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। 4.57 था जो उससे पहले। तो यहाँ पे आप ये देखो कि इतना बढ़िया डिफेंस अगर रिवाइज होता है बजट, तो काफी फायदा होगा, क्योंकि डिफेंस में क्या है, डिफेंस में सबसे बड़ा जो मैं कहूंगा कस्टमर है ना डिफेंस इंडस्ट्री का हमारी, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट? तो सबसे बड़ा हमारा अगर जो क्लाइंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनके लिए हम सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो मेरी डिफेंस सेक्टर है। अब डिफेंस सेक्टर में सबसे पहले दो कंपनीज हो गई मेजर। एक तो हो जाता है हमारा पब्लिक कंपनीज, जो सरकारी कंपनीज है। मेजर जो मार्केट शेयर है वो उनके पास ही है, यही मेजर प्लेयर है। यही शिकायत रही है कि ये मेजर प्लेयर क्यों है। यहाँ पे मेजर प्लेयर किसको रहना चाहिए? प्राइवेट को। प्राइवेट कंपनीज़ को इनोवेशन पे और प्रोजेक्ट्स मिलने चाहिए, ये सब मिलना चाहिए इन्हें, राइट? क्योंकि प्राइवेट की एग्ज़ीक्यूशन भी हमने देखी है बहुत बेहतरीन रही है। तो ये इंक्रीज़ हो रहा है धीरे-धीरे, ठीक है? प्राइवेट कंपनीज़ में जैसे कि मैं कुछ 1-2 स्टॉक्स ही बताऊँगा जो स्टॉक बॉक्स ने दिए थे, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। हमने पारस डिफेंस 750-800 रुपए पे दिया कितनी बार, ₹1000 पे, ₹1100 पे दिया, 1800 पहुँच गया है वो। कल एक दिन में 20% ऊपर है। ये हमें भी नहीं पता था कि इतनी जल्दी ये टारगेट्स आ जाएँगे। इसके अलावा हमने बीईएमएल है, बीडीएल है, ये सारे स्टॉक्स दिए और टारगेट्स ऐसे आए जैसे कि पता ही नहीं चला, राइट? सबके साथ ऐसा हुआ होगा। ये मैं सिर्फ रिसर्च एनालिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक कोई जीनियस चीज़ें हैं, ये सबके साथ ऐसे ही हुआ होगा कि इतनी जल्दी नहीं हम पंप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इंडिया और पाकिस्तान का, ये क्या रहा है हमारे लिए? ये हमारे लिए आई ओपनर रहा है। यहाँ पे ये आई ओपनर रहा है इंडियन गवर्नमेंट के लिए और किसके लिए? लोगों के लिए भी। तो वी नो कि डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ने वाली है। अब डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ेगी तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेजर चंक प्राइवेट सेक्टर के पास आने वाला है। तो प्राइवेट कंपनीज़ पे आपको ज़रूर नज़र रखना है कि डिफेंस कंपनीज़ स्पेसिफिकली वैल्यूएशंस क्या रहने वाली हैं। क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें होती है जब आप कंपनी सेलेक्ट करते हो, एक तो देखते हो प्रोडक्ट कैसा है, कैसा पसंद आ रहा है, राइट? मैनेजमेंट क्या है, विज़न है या नहीं? और इसके अलावा आप ये भी देखोगे ना कि इनका वैल्यूएशन क्या मिल रहा है। अब मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और पी रेशियो मिल रहा है आपको 500, तो आप कोई सेंस नहीं बनता ना वहाँ पे लेना। तो दैट इज़ द थिंग। तो ये मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, इसे आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत लेना, और ये हम पहले दे चुके हैं और इसमें हम पूरा, आप कह सकते हो आधे से ज़्यादा हम पोज़ीशंस बुक भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे लीडर बोर्ड देखिए आप, जैसे कि गार्डन रिच शिप बिल्डर ने एक वीक में इसने गेन किया कितना 38%। कोचिन शिपयार्ड ने एक दिन में 37% गेन, एक वीक में सॉरी 37%। मिश्र धातु ने 31%, ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ 27%, डेटा पैटर्न्स 25%। एक हफ्ते में इतना गेन किया है इन्होंने। तो
कहीं न कहीं जो फ्यूचर आउटलुक है उनका इस चीज़ पे बेस्ड है कि जो पैसा है वो सबसे पहले कहाँ से आने वाला है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आने वाला है, ठीक है? अभी तो मेजर बायर वही है और प्राइवेट में इस बार और ज़्यादा बढ़ सकता है, लोगों को लग रहा है क्योंकि प्राइवेट में बड़े प्लेयर्स भी हैं, मैं बता दूँ आपको एल-एन-टी भी है, राइट? टाटा की कंपनीज़ भी है एंड इसके अलावा आप देखो अडानी भी आ रहे हैं इसमें, तो बड़े प्लेयर्स भी इसमें घुस रहे हैं एंड पब्लिक का जो शेयर है वो तो ऑफ कोर्स ये तो मेजर है, आप एचएएल से लेकर के जितनी कंपनीज़ हैं, इस आधे से ज़्यादा ये पब्लिक कंपनीज़ ही हैं। तो कहीं न कहीं ये जो शेयर है धीरे-धीरे घटना चाहिए और प्राइवेट एंटरप्राइज़ेज़ को ज़्यादा आना चाहिए। बात करते हैं अगले आर्टिकल की यूएस मूव रेजेस डिस्क्रिमिनेशन कंसर्न्स फॉर ओवरसीज इंडियंस। अगर आप की फैमिली में से कोई भी बाहर रहता है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक प्रपोज्ड 5% का एक्साइज टैक्स है रेमिटेंस ट्रांसफर पर बाई नॉन यूएस सिटीजंस इन यूनाइटेड स्टेट्स। अब मैं बता दूं इंडिया को फॉरेक्स रिजर्व जो डॉलर है ना सबसे ज्यादा पता है कहाँ से मिलता है? जो हमारे यहाँ से बाहर काम करने लोग जा रहे हैं वो हमारे देश में सबसे ज्यादा पैसा भेज रहे हैं डॉलर के डिनोमिनेशन में और वो बहुत मदद करता है, मतलब बहुत मदद मिलती है हमें बाहर रहने वाले भारतीयों से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है मैं कहूँगा। स्पेसिफिकली रेमिटेंसेस की फॉर्म में जो मिलता है एंड यहाँ पे यूएस क्या करने की सोच रहा है कि यहाँ पे ये एक्साइज़ टैक्स लगाना चाहता है। ये कह रहा है कि जितने भी नॉन सिटिज़न हैं यूएस के, जो लोग बाहर के हैं यूनाइटेड स्टेट्स में एंड वो अगर पैसा यहाँ से बाहर भेज रहे हैं, तो उसपे 5% का टैक्स लग जाना चाहिए। पार्ट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का द वन बिग ब्यूटीफुल बिल है ये एंड द मेजर अगर ये पास हुआ तो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकता है इंडियन प्रोफेशनल्स को जो पैसा भेजते हैं फ्रॉम यूएस टू सपोर्ट फैमिलीज इन इंडिया और इन्वेस्ट इन द कंट्री। तो बिल प्रपोज करता है लिवाई ऑन सारे क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस जो आप करोगे बाय नॉन सिटीजंस जैसे कि जो H1B वीजा पे है, L1 वीजा पे है, F1 वीजा होल्डर्स है एंड ग्रीन कार्ड होल्डर्स को भी अफेक्ट कर सकता है ये। तो यूएस सिटीजंस और नेशनल्स यही एग्जम्प्ट रहने वाले हैं। जो प्रोविजंस हैं यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो टैक्स है वो कलेक्ट किया जाएगा बाय रेमिटेंस ट्रांसफर प्रोवाइडर्स जो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि डिपॉजिट करेंगे हर क्वार्टर ट्रेजरी सेक्रेटरी के पास। तो इंडिया सबसे बड़ा रेसिपेंट है रेमिटेंसेस का यूएस से। 2023-24 में हमें कितना मिला? 32.9 बिलियन डॉलर मिला है हमारे एनआरआई से और जो 27.7% जो कंट्री की इनवर्ड रेमिटेंसेस है अकॉर्डिंग टू आरबीआई डेटा ये 32.9 बिलियन डॉलर्स है। ओवरऑल रेमिटेंसेस अगर आप देखोगे तो डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। 55.6 बिलियन डॉलर थे 2010-11 में और 2023-24 में कितना हुआ ये 118.7 बिलियन डॉलर्स। तो आप ये सोचो कि कितना बड़ा हमारे लिए ये अमाउंट है और अखिलेश रंजन है जो फॉर्मर सीबीडीटी के हेड है मेंबर है, उनका ये कहना है कि सिंस इट वाज़ नॉट अ टैक्स ऑन इनकम ये कोई इनकम पे टैक्स नहीं है, तो ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में नहीं आएगा जो इंडिया और यूएस ने साइन किया है। तो इंडिया और यूएस ने एक एग्रीमेंट साइन किया कि अगर कोई भी इनकम यूएस में टैक्स है तो उस पे इंडिया में टैक्स नहीं लगना चाहिए, राइट? एंड रेमिटेंसेस को लेकर भी उसमें काफ़ी क्लैरिटीज़ थी। तो ये एक लूप होल है एक तरीके से क्योंकि ये इनकम पे टैक्स नहीं कर रहे हैं, ये पैसा ट्रांसफर करने पे ही टैक्स लगा रहे हैं। कहीं न कहीं ये हमें देखने को मिलेगा कि जो जो भी पैसा यहाँ से आ रहा है, उसे गवर्नमेंट हो सकता है कि जो 5% का ये टैक्स है, उसे ना रोक पाए, इस पे लगने से। तो डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी ज़्यादा है, जो लोग हैं वहाँ पर उनका ये कहना है इवन इंडियंस का जो यूएस में रिसाइड करते हैं, उनका ये कहना है कि बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है और आई होप कि इंडिया जो है ये इश्यू एप्रोप्रिएटली यूएस के साथ उठाएगा। यूएस ने कहा था इंडिया को कि ये जितने भी इक्वलाइज़ेशन विथड्रॉ करे, इक्वलाइज़ेशन लेवाई जो इन्होंने लगा रखे हैं ऑन सिमिलर ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो 5% रेमिटेंस टैक्स है ये लीड कर सकता है टू अ रिडक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इनका ये कहना है। एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बहुत कॉशियस है कि उनका कहना है कि ये प्रपोजल है लेकिन हम क्विकली नहीं रिएक्ट करेंगे टू दीज थिंग्स एंड देखते हैं कि क्या होता है। संदीप झुनझुनवाला वाला है जो यहाँ पे एक एक्सपर्ट है इस मामले पर, उनका कहना है कि प्रपोजल डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट कर रहा है मिलियंस ऑफ लॉफुल इमिग्रेंट्स को। तो हम ये तो देखिए इंश्योर कर सकते हैं कि जब भी ये रूल आएगा सबसे पहले तो इसके अगेंस्ट कुछ लॉसूट्स आने वाले हैं। ये ईज़ी नहीं होने वाला है। इमिग्रेंट्स यहाँ पे काफ़ी आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे बट क्योंकि ये लॉ उन पर एप्लीकेबल है जो सिटिज़न्स नहीं है उस देश के, उन देश के यूएस के, ना वो लोग वोट करते हैं। तो वो उनके पास डिसीज़न मेकिंग अथॉरिटी नहीं है। जो सिटिज़न्स हैं यूएस के, वो डिसाइड करेंगे यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे इसी तरीके से काम करता है कि सिटिज़न जो है स्टेट उसके लिए काम करता है ना कि इमिग्रेंट्स।
बात करते हैं अगले आर्टिकल की। मार्केट रेगुलेटर प्रोब्स इंडेक्स डेरिवेटिव्स ट्रेड्स ऑफ जेन स्ट्रीट। कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर कंडक्ट कर रहा है एक इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडेक्स डेरिवेटिव्स बाय जेन स्ट्रीट ग्रुप, अकॉर्डिंग टू पीपल फेमिलियर विद द मैटर। तो कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर कौन है? हमारा सेबी, राइट? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पे ये इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है कि इंडेक्स डेरिवेटिव ट्रेड्स का जेन स्ट्रीट ग्रुप द्वारा। यहाँ पे जेन स्ट्रीट एक दुनिया के सबसे बड़े ग्रुप्स में से एक है जो ट्रेडिंग करते हैं यूजुअली अलग अलग कैपिटल मार्केट्स में दुनिया भर में। काफी बड़ा ग्रुप है, ये काफी प्रॉफिटेबल है मैं कहूंगा। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे एलिगेशंस अगर आप देखोगे ना, देखोगे तो इंडियन कम्युनिटी में जो ट्रेडर्स की कम्युनिटी है, इन्वेस्टर्स की कम्युनिटी है स्टॉक मार्केट की, वो इन पे लगाते रहते हैं। और ये ज़्यादातर होता है मैनिपुलेशन के। सबका ये कहना है कि किसी न किसी तरीके से इतना ज़्यादा इनके पास पैसा है कि इंडियन मार्केट्स में मैनिपुलेशन कर रहे हैं। और ये एक एलिगेशन है जो कभी प्रूव नहीं हो पाया। ऑफ कोर्स ये एलिगेशंस ही है यहाँ पे, लेकिन सेबी को काफ़ी सारी कंप्लेंट्स और एलिगेशंस आती हैं, यहाँ पे पोटेंशियल मार्केट मैनिपुलेशन है। तो इसके बाद इसीलिए अब ये नहीं पता कि सेबी का जो इन्वेस्टिगेशन है इससे कोई भी रॉन्ग डूइंग हमें पता लगेगा या नहीं लगेगा। एंड जेन स्ट्रीट और सेबी ने भी इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं किया टू रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। जो डेवलपमेंट है ये फॉलो करता है न्यूज़, जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने एक प्रोब को एक इन्वेस्टिगेशन को क्लोज किया जहाँ पे वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे ट्रेड्स बाय जेन स्ट्रीट, वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव फॉरेन प्लेयर्स इन कंट्रीज डेरिवेटिव्स मार्केट। और एनएससी ने फ्लैग किए थे कुछ ट्रांजैक्शंस जहाँ पे रैपिड रिवर्सल हुआ है ट्रेड्स का, एंड समटाइम्स ऐसे प्राइस पर हुआ है जो फार अबव है या बिलो है प्रिवेलिंग मार्केट रेट्स के। तो जो लेट्स से किसी चीज का दाम अगर 100 रुपए चल रहा है तो कोई शायद ऐसी चीज हुई होगी ट्रेड जो 150 पे हुई हो, 200 पे हुई हो, इस तरीके से हुई हो। तो इसीलिए ऐसे चीजों को एनएससी ने देखा और फ्लैग किया। अब हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली वो क्या है। एंड प्रोब दिखाता है कि रेगुलेटर्स मॉनिटर कर रहे हैं एक्टिविटी बाय एचएफटीज। एचएफटी होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स। ये क्या करता है, कोई चीज ना 1 सेकंड में खरीदते हैं और अगले 2 सेकंड में बेच भी देते हैं उसे। तो इनको हम बुलाते हैं एचएफटीज, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स। बहुत क्विकली, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करके ये क्या करते हैं, ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। एंड ये आप समझ लो कि एल्गो, हम बहुत सारे लोग समझते होंगे लेकिन एचएफटी नहीं। तो एल्गो से भी काफी ज्यादा एडवांस्ड है, काफी अच्छा। इनके पास हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, तभी आप इस लेवल पे, इस स्केल पे रन कर सकते हो किसी भी चीज को। बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस तरीके के आर्टिकल्स को मैं कवर नहीं करता हूँ, बट ये इंटरेस्टिंग है और ये मेरे हिसाब से आपके लिए जानना ज़रूरी है। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम इसका, देखिए टाइटल से तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बट विल गेट इनटू द आर्टिकल। बीच लाइन एक्सटेंड्स फ्रॉम पाकिस्तान टू बांग्लादेश वाया टर्की। बीच लाइन, अब बीच लाइन एक इंसान का नाम है, ठीक है? हु इज़ गेंट्री थॉमस बीच। अब यहाँ पे एक इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, गेंट्री थॉमस बीच। और ये क्वेश्चन लूम करता है लार्ज ओवर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप puzzlingly even-handed remarks on Pakistan following ऑपरेशन सिंधु। जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पजिंगली इवन हैंडेड रिमार्क्स किए पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तब से ये क्वेश्चन आने लगा कि भाई ये इंसान है कौन। और इन्होंने जो इनकी फैमिली की डील है विद पाकिस्तान, डीप स्टेट जो की है इन्होंने, इसके बारे में भी काफी सारी बातें बताते हैं। तो बीच एक टेक्सास बेस्ड इन्वेस्टर है। ये जो इंसान है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, टेक्सास यूएस का एक स्टेट है, वहां पे बेस्ड एक इन्वेस्टर है और कॉलेज फ्रेंड है डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के। एंड ये राइट एट द स्टार्ट पाकिस्तान, टर्की और बांग्लादेश में काफी इंपॉर्टेंट चीजें करके आए हैं यहाँ पे तीनों स्टेट्स में। जनवरी 30 को अगर आप देखोगे, विद इन 10 डेज ऑफ ट्रम्प्स ओथ टेकिंग, बीच इस्लामाबाद में थे, प्रोजेक्ट कर रहे थे हिमसेल्फ एज ट्रम्प एसोसिएट। उन्होंने अपने आप को क्या बताया, ट्रम्प का एसोसिएट बताया। और एक टीम भी लेकर आए पोटेंशियल इन्वेस्टर्स की, इस्लामाबाद में, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। और एक फर्म बनाया, इस फर्म का नाम था व्हाइट ब्रिज ग्लोबल। इन्होंने बात की किससे, पाकिस्तान प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ से, एज रिपोर्टेड इन पाकिस्तान मीडिया, एंड टोल्ड हिम, इन्होंने कहा कि अमेरिका केयर्स अबाउट पाकिस्तान। ठीक है, इन्होंने ये इस्लामाबाद को कहा है, शहबाज शरीफ को कहा है कि पाकिस्तान बहुत अमेरिका बहुत केयर करता है पाकिस्तान के बारे में, और आप तो हमारा फ्रंट फेस है, आप ही हमारा चेहरा है इस पूरे एंटायर रीजन के, यू आर द लीडर। इस तरीके से आप बोलते हो। जब कोई छोटा कद वाला इंसान होता है तो ये सब चीजें सुनना उसे पसंद होती है। यूजुअली जो होता है लीडर, वो ये सब सुनना पसंद नहीं करता। तो काफ़ी वर्क करता है ये पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे लीडर्स पे। एंड इन्होंने प्लेज किया, ठीक है, यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स, कहा कि हम रिकास्ट करेंगे स्काई लाइन ऑफ कराची, मतलब वहाँ पे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स करेंगे, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बनाएँगे थ्रू व्हाइट ब्रिज रियल एस्टेट
एंड ये प्रिपेयर्ड है टू इन्वेस्ट एंड डेवलप इन लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स, ठीक है? जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स मीट करते हो ऐसे प्रोजेक्ट्स में ये इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। और इन्होंने डील भी साइन किया है पाकिस्तान की कंपनी के साथ जिसका नाम है एपेक्स एनर्जी, जहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, डेवलप करेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्लेसर गोल्ड डिपॉजिट्स, जिसकी वैल्यू करीब $50 ट्रिलियन है, ठीक है? $50 ट्रिलियन एज पर लोकल रिपोर्ट्स। तो इंसिडेंटली कपल ऑफ मंथ्स अगो नेशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज थी पाकिस्तान की, उन्होंने क्लेम किया कि वास्ट इन्होंने प्लेसर गोल्ड ब्लॉक जिसकी वैल्यू 80,000 करोड़ है इंडस रिवर के पास, इन्होंने इसे ढूंढा है एटॉक में। तो साइंटिफिक लॉजिक ये है कि जो गोल्ड डिपॉजिट्स हैं, ठीक है? ये गोल्ड डिपॉजिट्स आए हैं ऑफ हिमालयाज़ और मिक्स्ड हैं इन दी सेडिमेंट्स ऑफ इंडस, और ये डिपॉजिटेड है इन द लोअर रीचेस ऑफ द रिवर। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि इस तरीके की इन्हें टेक्नोलॉजी दी जाएगी और इन्वेस्ट किया जाएगा कि इस गोल्ड को ये लोग ढूँढ पाएँ। प्लस जो बीच की 2 दिन की विज़िट थी, इन्होंने पाकिस्तान ये भी देखा कि पाकिस्तान में यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा है पॉसिबिलिटी ऑफ जॉइंट माइनिंग क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, जो किसी तरीके से इस्लामाबाद को यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट में ट्रस्टेड पार्टनर प्रोग्राम बना सके। तो पाकिस्तान चाहता है यहाँ पे कि कोई ऐसा मिनरल हो, क्रिटिकल मिनरल हो, कुछ भी पाकिस्तान में, जिसे वो पार्टनरशिप करे अमेरिका के साथ, माइनिंग करे उसमें और यूएस के डिफेंस में ट्रस्टेड पार्टनर प्रोग्राम में आ जाए, शामिल हो जाए। तो जो विजिट है ये ऑर्गेनाइज की गई थी थ्रू पाकिस्तान स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल और फॉर्म हुई थी 2023 में। इट वाज लेड बाय पाकिस्तान पीएम, लेकिन हैज पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर एज अ मेंबर ऑफ एपेक्स कमिटी। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान के आर्मी ऑफ कोर्स हर चीज में इन्वॉल्व होती है, इनके राइट सारे डिसीजन रहती हैं, इसमें भी इन्वॉल्व है। तो ये तो हो गया इनका इस्लामाबाद में जो इन्होंने किया है, ठीक है? काफ़ी इम्पोर्टेंट लोगों से मिले, वहाँ के जो सबसे मैं कहूँगा टॉप लीडरशिप थी, उन्होंने मुलाकात की और अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मैं ट्रम्प का यहाँ पे एक तरीके से मैं ट्रम्प को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ, उनके मैं कह सकता हूँ बहुत ही क्लोज़ एलाय हूँ। तो इनका इतना कॉन्फिडेंस था, ठीक है, अब ट्रम्प क्रेडेंशियल्स में, कि इन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया पाकिस्तान मीडिया को यूएस प्रेसिडेंशियल स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय रिचर्ड ग्रेनल के सपोर्ट को फॉर इमरान खान। इन्होंने कहा कि ही मे हैव बीन मिसलेड ऑन पाकिस्तान एंड फ्रॉम इस्लामाबाद बीच कहाँ गए? ढाका। फिर गए यहाँ से बांग्लादेश और वहाँ के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से मिले और जमात इस्लामी जो लीडरशिप है उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। एज पर कुछ रिपोर्ट्स इन्होंने एक दूसरी कंपनी को वहाँ पे सेट किया जिसका नाम था हाई ग्राउंड होल्डिंग्स, और कहा कि हम बांग्लादेश के मिनरल और एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और इंटरेस्टिंगली वाइट ब्रिज ग्लोबल जो है इनकी जो दूसरी बिग डील्स हैं वो इंक्ड हुई ट्यूसडे को टर्किश फर्म टेरा होल्डिंग्स के साथ, जहां पे इन्होंने 50-50 का जॉइंट वेंचर किया है दुबई में और कंप्लीट किया है एक वरी फॉर इंडिया आर्क, जहां पे कनेक्ट कर रहे हैं ये टर्की को, पाकिस्तान को और जो नई रेजीम है बांग्लादेश में इनको। बीच और ट्रम्प जूनियर ये दोनों साथ में थे वॉर्टन बिजनेस स्कूल में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में 1990s में, एंड दोनों ने हेडलाइंस हिट किया रिसेंटली इन द कोर्स ऑफ डेकेड्स लॉन्ग ट्रायल एंड रीट्रायल ऑफ केस बिटवीन बीच एंड हिज फॉर्मर एम्प्लॉय तुराजी कंसल्टेंट्स। तो काफी इस पे कंट्रोवर्सी हुई थी, काफी मैं कहूंगा स्कैंडलस यहाँ पे एक इवेंट था इनके लिए, एंड काफी एसेंशियली एक्सचेंजेस भी हुए थे, एसेंशियल एक्सचेंजेस हुए थे बीच और ट्रम्प जूनियर के बीच में, जहाँ पे रेशियल स्लर भी था। तो काफी बड़ा केस था ये। तो इधर में जो एसोसिएशन है एक डीप और नेचर ऑफ क्विक साउथ एशिया ट्रिप करके आई यहाँ पे, राइट जैसे ही आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट बने हैं उसके बाद। तो आप ये देखोगे किस तरीके की डीलिंग्स हो जाती हैं यूएस के पॉलिटिक्स में, जहाँ पे इंडिया में जो चीजें करना इलीगल है, कंट्रोवर्शियल है, वहां पे वो क्राइम है ही नहीं। तो काफी सारी चीजें जैसे लॉबिंग अगर आप देख लो, इंडिया में इट्स अ क्राइम, वैसे तो बहुत छुप कर होता है ये, ऐसा होता है कि किसी को पता नहीं चलेगा बिकॉज इट्स अ क्राइम, बट वहां पे वो कंप्लीटली लीगल है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा बोलोगे कि इंडिया में इलीगल चीजें ज्यादा हो रही है, यूएस में नहीं हो रही है, बट आप ये देखो कि वहां तो ये कंप्लीटली लीगल है, तो कोई सवाल ही नहीं उठता। पॉलिटिक्स में काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे कंप्लीटली लीगल है। तो ईदर वे जो एसोसिएशन है यहाँ पे साउथ एशियन ट्रिप करके आया है, जो इंडिया के लिए काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है, राइट? एंड क्रिप्टो करेंसी डील हुई है एक वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ, जहाँ जिसके लिंक्स हैं ट्रम्प की फैमिली के साथ, एंड प्रेसिडेंट सॉरी पाकिस्तान ने यहाँ पे एक क्रिएट किया है बहुत ही जल्दीबाजी में क्रिप्टो काउंसिल। तो इनके जाने के तुरंत बाद पाकिस्तान ने क्या किया, एक क्रिप्टो काउंसिल क्रिएट किया पाकिस्तान में, और एक वेब पेज भी लॉन्च किया गया कॉल्ड वाइट ब्रिज पाकिस्तान, whitebridgePakistan.com, जो कह रहा है लॉन्चिंग सून। तो जितना भी ये हो रहा है इस तरीके से, अगर आप देखोगे ट्रम्प के जो अलाइज इस तरीके से कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इंडिया यहाँ पे जरूर टेंशन में रहेगा, क्योंकि ये जो तीनों कंट्रीज है इस टाइम पे, इनका साथ रहना ही इंडिया को थोड़ा परेशान करेगा, क्योंकि सबके जो स्टेटमेंट्स आए हैं ऑफिशियली, अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं ये
इंडिया के अगेंस्ट हैं। तो ये इकोनॉमिकली भी जो इस तरीके की पॉलिसीज़ होती हैं इन कंट्रीज़ की, अगर ये कोऑर्डिनेट करते हैं और सही में सक्सेसफुल होते हैं, तो इंडिया के लिए काफ़ी कंसर्निंग रहने वाला है। तो हमें भी इसी तरीके से क्लोज़ एलाइज़ बनाने होंगे और ये सब चीज़ें तो समझ में नहीं आती जब से डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं। जैसे आप देख रहे हो कि जो बाइडेन के टाइम पे भी उनके जो बेटे थे, उन्होंने काफ़ी ऐसी तरीके की चीज़ें की थी आई थिंक, लेकिन इंडिया वहाँ पे अफ़ेक्ट हुआ था या पता नहीं, ये नहीं कह सकते हैं। बट इनके एलाइज़ ट्रम्प के जिस तरीके से उनका नाम यूज़ कर रहे हैं और हमारे एनिमी स्टेट्स मैं कहूँगा उनके साथ जाके इस तरीके की एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्लेज कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये कंसर्निंग साउंड करता है इंडिया के लिए और आई थिंक इंडिया को ये इश्यूज़ ज़रूर उठाने चाहिए। तो 2 नेगेटिव न्यूज़ हमने उठा लिया यूएस से, एक तो हमारे रेमिटेंसेस पे अगर आप देखोगे तो टैक्स करने की बात कर रहे हैं, ये ऑलरेडी टैरिफ से परेशान कर रहे थे पहले। दूसरा जो नेगेटिव न्यूज़ है, वो ट्रम्प के क्लोज़ एलाइज़ और फ्रेंड्स का है जो कहीं न कहीं एनसर्कल कर रहे हैं इंडिया को पाकिस्तान, टर्की और बांग्लादेश के साथ डील करके। अब बात करूँगा मैं साइबर वॉरफेयर साइंस की, गवर्नमेंट ने अलर्ट किया इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट क्या हाई अलर्ट पे है इस टाइम पे और इन्होंने कहा है कि काफ़ी बड़ा थ्रेट है हमारे पास, हमारे अगेंस्ट साइबर वॉरफेयर का, तो इंडियन डिजिटल एस्टेब्लिशमेंट्स और रिसोर्सेज़ हैं, इनके अगेंस्ट काफ़ी अटैक्स हो सकते हैं। इवन जो इंडिया-पाकिस्तान के टेंशन्स हैं, वो डीएस्केलेट हो गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट वॉच आउट कर रही है इंटरनेशनल रैनसमवेयर ग्रुप्स का, जहाँ पे स्टेट बैक्ड टेरर एक्टर्स जो है सेटअप कर सकते हैं अपने अटेम्प्ट्स को टू अटैक इन द कमिंग डेज़। तो यहाँ पे हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, रीच आउट कर रही है सॉफ्टवेयर फर्म्स को, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को और चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स को लार्ज इंडस्ट्रियल ग्रुप्स में एज़ वेल एज़ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को कि भई आपको अपने आप को बचाना है इस सारे मेजर अटैक्स जो हो सकते हैं इससे और कोई भी रिकॉर्डेड साइबर अटैक्स हुई हैं तो कंपनी को कहा जा रहा है कि आप इंश्योर करो रैपिड डिटेक्शन और रिस्टोरेशन ऑफ पब्लिक फेसिंग एसेट्स, ठीक है? तो अगर वेबसाइट डिफेसमेंट अटैक्स होते हैं आपके पास तो आपको सारे लॉग्स मेंटेन करने होंगे कि इंसिडेंट हुआ, कब हुआ, थर्ड पार्टी ऑडिट कराना होगा और गवर्नमेंट अलर्ट प्रॉम्प्ट किया गया है बाय राइज इन साइबर अटैक केसेस ड्यूरिंग एंड आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। तो जब से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स हैं जैसे कि एबीटी 36 एंड हैकटिविस्ट ग्रुप्स हैं जो इस तरीके के अटैक्स कर रहे हैं और कुछ जो अटैक्स हैं रिकॉर्ड भी किए गए हैं बाय यूजिंग एडवांस सोफिस्टिकेटेड सॉरी स्पेस फिशिंग कैंपेन्स जहाँ पे मैलवेयर का यूज़ किया जा रहा है, मेश एजेंट का यूज़ किया जा रहा है, तो काफ़ी ऐसे अटैक्स हमारी इंडस्ट्रीज़ पर किए जा रहे हैं। तो देखो पाकिस्तान या कोई भी हमारे एनिमी स्टेट्स है, सबसे पहले वो क्या करना चाहेगा? सबसे पहले हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करना चाहेगा। जैसे कि यूपीआई है हमारे पास, राइट? तो यूपीआई को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे या फिर ओवरऑल जो इम्पोर्टेंट सर्विसेज़ है, जिस पे हम रिलाय करते हैं, उनको ब्रेक करने की वो ज़रूर यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इंडस्ट्री के लिए क्या आ जाता है, जैसे वी आर अ स्मॉल स्टार्टअप एंड कंपनी, तो अब हमें एक्सपेंशन पे तो पैसा खर्च करना ही है बिकॉज़ वी वांट टू एक्सपैंड, राइट? बट हमें खर्च करना होगा डिफेंस पे भी बिकॉज़ वी वांट टू सेव आवरसेल्व्स। तो डिफेंस यहाँ पे एक बड़ा खर्चा हो जाएगा हमारे लिए एंड ये बड़ा खर्चा हो जाएगा, तो कहीं न कहीं ये खर्चा कहाँ से कट होगा? एक्सपेंशन से। यहाँ पे छोटा ही पाई हम लोग स्पेंड कर पाएँगे अगर यहाँ पे इतना बड़ा हमें खर्चा करना पड़ गया तो एक्सपेंशन बिकम्स डिफिकल्ट। तो ये कंट्रीज़ खुद तो नहीं ग्रो करती हैं बट स्टिल वो दूसरे को कहीं न कहीं स्लो कर सकती हैं इफ दे वांट टू ग्रो। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को ऐसे ही वीडियो को और देखना चाहते हैं तो। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।